1999 की बात करता हूं। उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, लोकसभा का चुनाव आया, अटल जी के नेतृत्व में जो लड़ा जाने वाला तीसरा युद्ध था, तीसरा चुनाव। उस चुनाव के समय कैंडिडेट्स की चर्चा हुई, स्वाभाविक है वो मेरे इंचार्ज थे, एक एक सीट के ऊपर फाइनल करते जा रहे थे। जब बारी आई रोहतक की, फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, इस साइड में अचानक उन्होंने कहा कि देखिए इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट फाइनल करने से पहले मेरे मन एक विचार है। उनकी कल्पना शक्ति उसमें से नजर आती है, कैसी वो कल्पना कर लेते थे। कहने लगे कि इन तीनों सीटों पर मुझे कैंडिडेट के नाते कोई कारगिल विडो इसको खड़ा करना है। अब कोई नाम नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कारगिल विडो। हमारे जो चुनाव समिति के सदस्य स्टेट के, उन्होंने थोड़ा विरोध भी किया, साफ कहा कि देखिए विडो को चुनाव लड़ाना अच्छी बात नहीं है, जो अभी भी विडो हुई होगी तो लोग क्या सोचेंगे। उनका नहीं, अब नाम था नहीं, बैठक खत्म हुई, रात्रि को मुझे बुलाया कि दिन में जो मैंने बात कही है ये आपके जिम्मे है, कहीं से भी इसको ढूंढ के लाओ, पूरा करो। मैंने कहा क्यों इतनी परीक्षा आप में लेते हैं, कोई नाम आपके पास है तो आप बताइए, कल हम फाइनल करेंगे, पास करा देंगे। कहलेगा नहीं, नाम नहीं है मेरे पास। कारगिल विडो ढूंढो जो चुनाव लड़ सके। हमको 3 दिन लग गए, जो भी प्रोसेस अपनाई गई। और उसके बाद हमारे यहाँ अब तो अखिल भारतीय स्तर की हमारी बहन अधिकारी हो गई हैं, वो बहन सुधा यादव, ये उनके कहने पर ही हमने उनको ढूंढा और चुनाव लड़वाया। कल्पना उनकी कैसी, 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो गुरुग्राम से चुनाव जीती। 4 लाख से यानी कैसे कैसे उनकी सोच थी। 2001 में मुख्यमंत्री 2001 में बने थे ना। हरियाणा के काम में तो मैं भी संगठन मंत्री के नाते था, वो मुख्यमंत्री बन करके और गुजरात का काम संभालने लगे। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कैसे की जाती है इसका एक उदाहरण बताता हूं। अब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे थे, चुनाव में मात्र 4 दिन बाकी थे। चुनाव के प्रचार के 2 दिन थे, बाद में 2 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं। 4 दिन पहले मुझे फोन आता है कि मनोहर लाल जल्दी गुजरात आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ। मैंने कहा क्या कोई मेरी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि एकदम मैं आ जाऊं? कि नहीं, वहां चुनाव चल रहा है। मैंने कहा चुनाव में 4 दिन बाकी है, अब आकर के मैं क्या करूंगा? 2 दिन चुनाव के और फिर 2 दिन जो है बाद में प्रचार बंदी हो जाता है, और 2 दिन में भी ट्रेन में बैठूंगा, शाम को सुबह तक पहुंचूंगा, 12 घंटे उसमें लग जाएंगे। कहले नहीं, 12 घंटे लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट बाई एयर की टिकट लो, बहुत फ्लाइट चलती हैं, और अभी आ जाओ 2 घंटे में अहमदाबाद। मैं पहुंचा, एक कार्यकर्ता के जिम्मे लगा दिया, जाओ इनको पार्टी कार्यालय ले जाकर के और ये बातें सब बताओ, ये अपने काम में लगे हैं। 2 दिन बीते, चुनाव की तिथि आ गई। मैंने कहा मैं निकलता हूँ। कहलेगा निकल तो जाओ, लेकिन क्या कुछ काम किया यहाँ? मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था मैं कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आई कि आपने क्यों बुलाया, क्यों नहीं, लेकिन 2 दिन में सीखा बहुत मैंने यहाँ। कहने लगा मैंने इसीलिए बुलाया था। एक संगठन मंत्री को काम की ट्रेनिंग कहाँ दिलाई जा सकती है, कहाँ कराई जा सकती है? गुजरात हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति सिस्टम बहुत आगे है, उस समय बहुत आगे था, आज तो सारे देश भर में, क्योंकि उन्होंने ही सारी पद्धतियों को लागू कर दिया। क्योंकि एक साइंस है ये इलेक्शन लड़ना भी, साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, वैसे नहीं। यानी इतने माहिर थे इन चीजों में। तो इस नाते से कल्पना शक्ति, सोच विचार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आखिर सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी सोते समय, जागते समय, रात के समय, सुबह समय, बाथरूम में, बाहर, रसोई में, कहीं भी मन में 100 विचार आते हैं। फिर वो ताना बना करके कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये भी सोच लेता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत बड़ी एक ताकत उनकी जो है वो उनको ध्यान में आती है कि उस समय किस प्रकार से वो सारे काम जो करते थे। इसी प्रकार के एक प्रयोग में 1999 का ये प्रयोग है उनका कि संगठनात्मक तौर पर
शक्ति केंद्रीय रचना हम में से जो भाजपा में काम करते हैं उनको मालूम है, हमारे यहाँ उस समय शुरू हुई 1999-98 में। इसका सम्मेलन करिए बड़ा, बहुत विधिवत तरीके से जैसे होता किया। हम लोग किसी एक बड़ी पार्टी के साथ छोटी पार्टी के रूप में लगे रहते थे, समझौते में सरकारें चलती थी। उनके मन में था कि एक बड़ी शक्ति का स्वरूप दिखा करके और दिशा बदलो। दिशा बदलने में उन्होंने जो वहां के वक्ता जो आए, वो स्वयं भी आए, कार्यकर्ता भी, सब एक ऐसी भूमिका बना दी कि अब हमको हरियाणा में स्वतंत्र रूप से अकेले चलना है। ये 1999 में जो बीज है वो बो दिया था, वरना हरियाणा और पंजाब लगातार जब से हरियाणा पंजाब बने या उससे पहले भी एक समझौते में 20% भारतीय जनता पार्टी, 80% हमारे दूसरे दल, ये लगातार 40 साल तक चलते रहे। आखिर उनका नहीं कब तक रहेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। मोदी जी के उस प्रेरणा से, उस बीज डालने से उसी दिन हमने ये संकल्प किया कि हम हरियाणा में अलग से अपना राज्य कायम करेंगे। हमको 15 साल लगे, लेकिन 2014 में हरियाणा में अलग से राज्य बना। पंजाब में आज भी हम नहीं कर पाए, तो नया स्टेट अगर जुड़ गया अपने राज्यों में, तो ये मोदी जी की सोच 15 साल हमको काम में लग गए, हमने किया। आखिर उस समय 1999 में तो नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व सहमत नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं, करते करते थपेड़े खाते खाते वहां तक पहुंच गए। तो आगे की भी योजना कल्पना किस प्रकार से वो कर लेते थे, इस प्रकार का एक विषय। सरकार आने के बाद और कुछ अनुभव घटनाएं, जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में, तो एक दिन जैसे कॉल करने के लिए कटसी कॉल, जाते ही हम चले गए। कुछ 10 दिन बाद, 8-10 दिन के बाद मैंने कहा कि मुझे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बन गया, हमको तो सरकार चलाने में ABC कुछ भी नहीं आता है, कि क्या करें। मैंने कहा कोई और, आपको तो समय नहीं है, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री यानी जो भारतीय जनता पार्टी का या कोई पूर्व मुख्यमंत्री, किसी को तो थोड़ा सा आप संकेत करो, मुझे कोई कठिनाई है तो उनसे मैं पूछता रहूंगा। कहने लगे ये बताइए, जब मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना था, मैं तो विधायक भी नहीं था और तुम तो विधायक बन के बने हो। कितना कॉन्फिडेंस वो यानी हमारे अंदर पैदा करते थे कि सब अपने आप सीख जाएंगे। यानी जैसा एक बालक किसी को तैरना ना आता हो और उसको तालाब में धकेल दिया जाए, तैरेगा ही, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। कहने लगे कुछ तो आपको जो है ये जो अधिकारी है ना, ये सिखा देंगे, अपने आप बता देंगे ये ठीक है ये गलत है, सब सिखा देंगे। और जो बाकी है, जब आप जनता में जाएंगे तो जनता वाले बताएंगे कि मेरी फाइल यहाँ, इस अधिकारी के पास इस फाइल, वो फाइल को ट्रैक करते रहते हैं जनता के लोग, वो सब बताएंगे कौन सी फाइल कहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ से आ जाती है। और फिर जब सेशन होगा तो फिर विपक्ष के लोग बता देंगे सरकार कैसे चलानी है, वो भी समझा देंगे। और फिर कुछ बच जाए तो हमारे मीडिया के मित्र बहुत बैठे, मीडिया वाले बता देंगे कैसे सरकार चलानी है। चिंता मत करो, मन में विचार एक होना चाहिए कि जो करूंगा ठीक करूंगा, गलत कुछ नहीं करूंगा, तो सरकार चल जाएगी। कितना बड़ा एक, जब कभी कोई नई बात करने के लिए हम वहां पहुंचते थे, यानी उनसे विचार करते थे कि एक नया विचार मन में आया है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। कहते तो पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि कल को कुछ गलत हो जाए तो। गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? गलत हो जाएगा छोड़ देंगे, अच्छा हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मैं मना कर दूं और अच्छी बात भी हुई और ना किया तो उसका हानि हो जाएगी। यानी एक प्रकार के जैसे प्रयोग धर्मी नए नए प्रयोग करने की उनका जो स्वभाव है, ये दूसरों को भी लगाते हैं। नई योजना कोई भी मन में आई, विचार ये कि इसका परिणाम अच्छा होना चाहिए, अपना विश्वास चाहिए। अगर विश्वास अपने अंदर है तो नई योजना को तुरंत लागू करो, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी कैसे लागू करना है। विचार हम देंगे, लागू करने का काम ये ब्यूरोक्रेसी अपने आप कर लेगी। विचार चाहिए, नए विचार कितने लागू किए उन्होंने, बहुत का उल्लेख सिन्हा जी ने किया। 2-4 का उल्लेख केवल जो मुझे याद आ रहे हैं बता रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब प्रयोग हरियाणा से शुरू किया 2016 में। 2014 में जैसे ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, अक्टूबर में, नवंबर में एक दिन फोन आ गया 15 दिन के बाद कि भाई मनोला जी एक समस्या हरियाणा की बहुत बड़ी है
और सारे देश में है वैसे तो, लेकिन हरियाणा का नाम बदनाम ज्यादा है। हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश जाना जाता है। हमको बेटी बचाने का प्रयत्न हरियाणा से ही करना है। और मैं भी तिथि बताऊंगा कुछ दिन के बाद, एक बहुत बड़ा सम्मेलन महिलाओं का कराएंगे 22 जनवरी 2015 को पानीपत में। लगभग 50,000 महिलाएं इकट्ठी करके और वो सम्मेलन हुआ। हरियाणा में उसका भूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जेंडर रेशो परिवर्तन हुई। न केवल हरियाणा में, सारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। व्यापारी भाई हमारे जानते हैं, व्यापार करने वाले, जीएसटी लागू करने में कितना विरोध हुआ था। जीएसटी 2017 में जब लागू किया तो दूर नहीं, प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश गुजरात में बहुत बड़ा विरोध हुआ। वही व्यापारी कहता था कि हम कंप्यूटर कहां से लाएंगे, हम एम्प्लॉय कहां से रखेंगे, ये तो हमको विद्या आती नहीं है। और आज वही व्यापारी, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बैठी हैं, वे व्यापारी भी प्रसन्न हैं, देश प्रदेश सब खुश हैं। मेरा ख्याल है 1,60,70,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन हो रहा पर मंथ, इजंट इट? अब इतना बड़ा पैसा शायद वैसे किसी टैक्स के लगाने के बाद नहीं आ सकता था, लेकिन कल्पना कैसी है, इसका विरोध नहीं होगा। क्योंकि जब जीएसटी ठीक से लागू हो जाएगा तो छोटे छोटे आदमी को भी पता नहीं लगेगा कि कब उसमें से उसने माचिस खरीदी है, उसमें से भी 5 पैसे सरकार को मिल गया। अगर उसने कोई साबुन की टिकिया खरीदी है, उसमें भी 20 पैसे मिल जाएगा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। और फिर चोरी कोई नहीं करेगा, मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पड़ोसी भी नहीं कर रहा। पहले व्यापारी इसलिए चोरी करता था कि मैं अगर चोरी नहीं करता तो मेरा माल बिकेगा नहीं, पड़ोसी चोरी करता है इसलिए उसका माल सस्ता बिकेगा। आज सिस्टम ऐसा है कि किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं है, 2 पहिया बनाने की भी जरूरत नहीं है, वरना एक दुकान पर होती थी, घर में होती थी। जीएसटी का जो जितना बड़ा इम्प्लीमेंट करके एक मिरेकल हुआ है देश में, क्योंकि मैं इसलिए अपने वित्त मंत्री जी के सामने कह रहा हूँ, देश का बहुत बड़ा लाभ, प्रदेशों का लाभ इसमें बहुत हुआ है। प्रदेश का इसलिए भी मुझे पता कि मैं भी प्रदेश का 4 साल 4.5 साल वित्त मंत्री भी रहा हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो इसलिए ये बातें सारी उस समय के ध्यान में हैं। मैं केवल नाम के लिए दुनिया में योग को महत्व देकर के योग को प्रतिष्ठा दिलवाना, ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। 21 जून जो वेद यानी योग की विधा, भारतीय जीवन मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया में किस प्रकार से आगे चीजें बढ़ी हैं, बताने के लिए बहुत है। स्वच्छता अभियान है, 370 मुझे पता, मुझे 10 मिनट का समय मिला था, 13 मिनट हो गए, पर्ची आ गई है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी के जादूगरी है, उसको जादूगरी कहूंगा। कोई भी और व्यक्ति इतना इस प्रकार का, यानी उनको कला आती ही नहीं है। अगर दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन का कोई जादूगर, इसकी कोई रैंकिंग की जाएगी तो नरेंद्र मोदी वुड बी द फर्स्ट इन द रैंकिंग इन द वर्ल्ड। किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।